एपिसोड 6-10 शक्ति चक्र एप 6 धमाका। इतना कुछ सुनने के बाद भी जब ध्रुव ने सनी की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया तो सनी को लगने लगा कि ध्रुव उससे मुकाबला करने से पहले ही हार मान गया। लेकिन तभी सीढ़ियां उतरते हुए ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और वापस से सीढ़ियां चढ़कर सनी के सामने खड़ा हो गया। ध्रुव ने सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, एक साल बाद यूथ सेरेमनी के समय ही तय होगा कि किसके बाजुओं में कितना दम है। ध्रुव के मुंह से इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और सनी को तो इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ध्रुव ने उसकी दी हुई चुनौती को मान लिया था। उधर दूसरी तरफ ध्रुव की अंगूठी में बंद विदुर ने अपने आप से कहा, ये लड़का पता नहीं क्या चाहता है। इसको इतना कुछ समझाने के बाद भी इसने पंगा ले ही लिया। वहीं ईरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव के इस फैसले पर क्या करे। भले ही वो जान चुकी थी कि ध्रुव ने अपनी शक्ति का एक सितारा और आगे बढ़ा लिया था, लेकिन वो इस बात को भी नकार नहीं सकती थी कि अभी ध्रुव की शक्तियां इतनी नहीं बढ़ पाई थी कि वो सनी का सामना कर सके। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ध्रुव एक साल में ऐसा क्या करे लेगा जिससे कि वो सनी से मुकाबला करने के काबिल भी बन पाए। यही सब सोचते हुए ईरा परेशान होते हुए वहां से उठी और ध्रुव के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गई है। रास्ते में ईरा ने नाराज होते हुए ध्रुव से कहा, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्या मेरे इशारा करने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? साफ साफ नजर आ रहा था कि सनी तुम्हें उकसाना चाहता था ताकि तुम उसकी बात मान लो और फिर वो सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाए। ध्रुव ने अपनी आवाज में भरोसे के साथ जवाब दिया, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। और शायद तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब मैंने सनी की चुनौती को मान लिया तो उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था। और वहां मौजूद लोगों की आंखों में भी मैंने अपने लिए उस भरोसे को देखा जो मुझे 3 साल पहले उन सब की आंखों में नजर आता था। ईरा ने दोबारा अपनी उसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुम उसकी चुनौती को टक्कर दे पाओगे? ईरा की इस बात पर ध्रुव को वो पल अपनी नज़रों के सामने नजर आने लगे जब थोड़ी देर पहले ईरा सनी को मुकाबले में टक्कर दे रही थी। ईरा को इस तरह से सनी का सामना करते हुए देखकर ध्रुव को भी एक पल के लिए ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ईरा के पास कोई जादुई शक्तियां तो नहीं है। अगले ही पल ध्रुव ने ईरा से पूछा, वैसे तुम्हारी शक्तियों का राज क्या है? क्या तुम्हारे पास मार्कस के लोगों से अलग शक्तियां हैं? क्योंकि तुम जिस तरह से सनी का मुकाबले में सामना कर रही थी उसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी तुम आम लड़कियों जैसी नहीं लगी। ध्रुव की इस बात पर ईरा थोड़ा सा हड़बड़ाने लगी। उसे हड़बड़ाते हुए देखकर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि उसकी कही हुई बातों में शायद कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई थी। तभी ईरा ने अपनी उस हड़बड़ाहट को छुपाते हुए कहा, ध्रुव, बात को पलटने की कोशिश मत करो। अब ये सोचो कि आखिर तुम उस सनी का मुकाबला करोगे कैसे? ध्रुव ने ईरा को सीधा जवाब नहीं दिया। ये बात करते करते दोनों शौर्य महल पहुंच चुके थे। ईरा अपने कमरे में चली गई और ध्रुव ईरा के बारे में सोचते हुए महल के सबसे ऊपर बने अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद अपने बेड पर बैठकर पानी पीते हुए उसने अपने आप से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन ईरा मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब लगती है। तभी उसकी अंगूठी में से एक आवाज़ गूंजी, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वैसे भी ईरा का तुम्हारे परिवार में शामिल होना किसी गुत्थी से कम नहीं है, और उसका अतीत भी कोई नॉर्मल नहीं लगता है। तभी ध्रुव की अंगूठी से तेज सफ़ेद रोशनी बाहर निकली और उस रोशनी के साथ विदुर ध्रुव को एक झटका देकर उस अंगूठी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। इस झटके से ध्रुव ने नाराजगी के साथ थोड़ा तेज आवाज में कहा, आचार्य, हर बार इस तरह से बाहर आना जरूरी है क्या? तब विदुर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम बात बात पर इतना नाराज हो जाते हो? मुझे धमाके के साथ आना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसी तरह से आऊँगा। तुम अगली बार थोड़ा होशियार हो जाना। अगले ही पल ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाते हुए पूछा, क्या आपको ईरा के अतीत के बारे में कुछ पता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इतना कहते ही विदुर ने ध्रुव के चेहरे पर ईरा के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा को समझ लिया और उसने ध्रुव से कहा, ईरा के बारे में अभी तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें ईरा के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ताकतवर परिवार से संबंध रखती है। ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया कि उसके आचार्य उसे ईरा के बारे में और कोई नई बात नहीं बताने वाले। उसने अपने चेहरे से नाराजगी जाहिर करते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया और अपनी अलमारी को खोलकर अमृतधारा के जार को देखने लगा। तब विदुर ने उसे तुरंत कहा, उस जार से दूरी बनाए रखो। तुम्हारी शक्तियों को अगले सितारे तक पहुंचाने में अभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतना सुनते ही ध्रुव ने एक झटके के साथ उस अलमारी को बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। इस बार विदुर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें मैंने इतना समझाया, फिर भी तुमने आखिरकार उस सनी से पंगा ले ही लिया। ध्रुव ने विदुर को कुछ पल के लिए घूर कर देखा और फिर चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ उस मुकाबले से कुछ सीखना चाहता था, इसीलिए वहां गया था। पंगा उसी ने लिया।
अब उसने चैलेंज दे ही दिया तो आप मुझे कुछ न कुछ तो सिखाएंगे ना। अभी मेरे पास सिर्फ वैक्यूम हैंड तकनीक है बस। विदुर ने तुरंत ही ध्रुव की बातों को समझते हुए कहा, ओह तो तुम मुझसे जल्द से जल्द सब कुछ सीखना चाहते हो। ध्रुव ने मायूस होते हुए कहा, हाँ और मुझे हर तकनीक के हाई लेवल को सीखना है। ध्रुव को उदास होते देखकर विदुर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम जरूर सीखोगे, आखिर तुम मेरे चेले हो। हालांकि फिलहाल तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमेशा तुम्हारी हालत इस तरह की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें मार्कस की सभी शक्तियां सिखाऊंगा। ये सुनकर ध्रुव बड़ा ही खुश हुआ। वो काफी उत्सुक नजर आ रहा था कि आखिर उसके गुरु विदुर उसे कौन कौन सी शक्तियां सिखाएंगे। विदुर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, भले ही तुम्हारे पास अभी ज्यादा तकनीक ना हो लेकिन मैं तुम्हें एक तकनीक के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 2 की तकनीक है। लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें पहले अपनी शक्तियों के सितारे को 5वें सितारे पर ले जाना पड़ेगा। क्लास 2 की तकनीक के बारे में सुनकर ध्रुव खुशी से हैरान हो उठा और उसने बोला, क्लास 2 की तकनीक का कौन सा लेवल? ध्रुव की इस उत्सुकता पर विदुर ने बड़े ही इत्मीनान के साथ कहा, मुझे लगता है कि ये क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल है जिसे मैंने बहुत पहले ही किसी के कहने पर सीख लिया है। ये सुनने के बाद ध्रुव के मुंह से तुरंत ही निकला, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव विदुर से क्लास 2 की तकनीक के हाई लेवल को सीखने के लिए बहुत ही बेकरार नजर आ रहा था, क्योंकि क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल बहुत ही कम लोगों ने सीखा हुआ था। लेकिन विदुर के लिए यह सिर्फ एक मामूली सी शक्ति थी। तभी ध्रुव को आदेश देते हुए विदुर ने अपनी उंगली उठाई और ध्रुव के सिर को हल्के से थपथपाते हुए कहा, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। चलो अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही ध्रुव ने विदुर के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाना शुरू किया, थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में एक हल्का सा दर्द शुरू हो गया। ध्रुव ने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आना शुरू हो चुकी थी। ऑक्टेन ब्लास्ट क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल, करीबी मुकाबले में काम आने वाली शक्ति। इसमें हमलों पर ध्यान देते हुए महारत हासिल की जाती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्लास 1 की तकनीक सबसे नॉर्मल होती है, उसके बाद आता है क्लास 2, फिर क्लास 3 और दुनिया की सबसे कमाल तकनीक होती है क्लास 4। हर तकनीक के 3 लेवल होते हैं, हाई, मीडियम और लो। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 2 की तकनीक ऑक्टेन ब्लास्ट के हाई लेवल की। ऑक्टेन ब्लास्ट के हमलों में 8 अलग अलग ताकतें होती है। ये ताकतें इतनी ताकतवर होती हैं कि इसे क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर माना जाता है। विदुर ध्रुव से ये बातें कह रहे थे और अब ध्रुव धीरे धीरे होश में आते हुए नजर आ रहा था। उसके पूरे शरीर में वो सारी जानकारियां दौड़ रही थी जिसे अभी अभी विदुर ने उसके दिमाग में डाला था। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब इस तकनीक का हमला क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर होता है। ये तो काफी सही है। मार्कस पर जब शक्तियों की बात हो और वो भी क्लास 2 की तकनीक और क्लास 3 की तकनीक के बीच की, तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा फर्क था, क्योंकि क्लास 3 की तकनीक मार्कस की दूसरी सबसे शक्तिशाली तकनीक थी और पहली थी क्लास 4L। फिर भी क्लास 2 की तकनीक के ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में माना जाता था कि वो क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल को टक्कर दे सकती थी। ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में जानने के बाद ध्रुव कहने लगा, अगर मैं इस शक्ति को सीखकर इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाऊँ तो मैं शायद सनी को हरा सकता हूँ। ध्रुव ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में इतना कुछ सोच ही रहा था कि उसके ध्यान को तोड़ते हुए विदुर ने उसे हकीकत से रूबरू कराते हुए कहा, अरे अरे अरे, अभी से इतने ख्याली पुलाव भी मत बनाओ। भले ही क्लास 2 की तकनीक सीखने के लिए किसी को अपनी शक्तियों के सितारों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना हो, लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसके बाजुओं में ताकत का होना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है आप अपने दुश्मन का सामना करने से पहले ही खुद के हाथ पैर तोड़वा लो। विदुर की ये बातें सुनने के बाद ध्रुव एक पल के लिए हताश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने सवाल किया, तो फिर मैं अपने शरीर की ताकत को कैसे आगे तक ले जाऊंगा? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को बढ़ाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाने में असफल हो रहे हो तो फिर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए विदुर शातिराना ढंग से मुस्कुराने लगा। जिसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उसके आचार्य के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। तब ध्रुव ने नाराजगी के साथ कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है और आप मुझ पर हंस भी रहे हैं। इस पल जहां ध्रुव के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विदुर उसे देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। हंसते हुए विदुर ने कहा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा मार खाओगे उतना अच्छा होगा। ये कहकर विदुर लगातार हंस रहा था और ध्रुव ये देखकर बड़े गुस्से में नजर आ रहा था। उसे विदुर की इस हरकत का मतलब उस वक्त समझ नहीं आया। अगली सुबह एक पहाड़ी पर ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस पहाड़ी को सुबह सुबह की ओंस की बूंदों ने ढक कर रखा था। तभी अचानक से किसी के दर्द से तड़पने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ी के पीछे एक गुफानुमा जगह पर ध्रुव के दोनों पैर जमीन के अंदर किसी पेड़ की जड़ों के समान गड़े हुए थे। उसके दोनों पैरों की उंगलियां जमीन के अंदर दबी हुई थी।
ध्रुव अपने दोनों दांतों को पीस रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसने सिर्फ एक छोटी पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पर कुछ निशान नजर आ रहे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हो। ध्रुव के ठीक पीछे एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में विदुर बैठे हुए थे। विदुर के चेहरे पर एक बहुत गंभीर भाव नजर आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव किस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। तभी विदुर ने अपनी हथेली को धीरे से ऊपर की ओर उठाया, और जैसे ही विदुर ने ऐसा किया तो ध्रुव के चारों तरफ कुछ सख्त से दिखने वाली गेंद नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंदें लोहे की थी। विदुर ने जैसे ही इशारा किया वो गेंदें ध्रुव के शरीर पर वार करने लगी। इससे ध्रुव को बड़ी चोटें लग रही थी और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। ध्रुव के होठ इस मार की वजह से कैंपते हुए नजर आ रहे थे। वो इस दर्द को सहते हुए अपने दांतों के भीतर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका कंधा सुन्न हो चुका था और तेज दर्द की लहर ने उसके दिल में जगह बना ली। तेज दर्द को सहन करते हुए उसने महसूस किया कि उसके पैर पूरी तरह से नरम पड़ चुके थे और उसका संतुलन अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस दर्द को सहन करने के कुछ देर बाद अब उसका शरीर फिर से धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा था। जब उसके कंधे का दर्द धीरे धीरे दूर हो गया, ध्रुव का चेहरा ठीक होते जा रहा था और उसने खुद पर गुस्से में चिल्लाया, एक बार फिर से आचार्य। ध्रुव को देखते हुए विदुर के मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अपने सर को हिलाया और एक बार फिर से अपने हाथों से इशारा किया। उनके इशारे से वो सख्त गेंदें ध्रुव के शरीर पर बरसने लगी। पहाड़ी की इस छोटी सी खुफिया जगह पर ध्रुव के मुंह से निकलती हुई दर्द से तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थी। विदुर के हमले ध्रुव के शरीर की सहनशक्ति को बढ़ा रहे थे। हमलों ने ध्रुव के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ध्रुव ने इस दर्द को सहन कर लिया था। सब कुछ सहन करने के बाद ध्रुव लखड़ाता हुआ विदुर के नजदीक जा पहुंचा और जमीन पर गिरने के बाद उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, आचार्य, अब क्या कहेंगे आप मेरी ताकत के बारे में? शक्ति चक्र एप 7 कठिन प्रशिक्षण। विदुर भले ही खुलकर ध्रुव की तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन ध्रुव की तारीफ करते हुए खुद से कहा, तुम वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो ध्रुव। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ 70 हमलों को ही सहन कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर अपने बदन पर 80 हमलों को सहन किया है। जमीन पर अधमरी हालत में पड़े ध्रुव को देखते हुए विदुर ने उससे आगे कहा, तुम्हारा आज का प्रदर्शन पिछले कई दिनों के प्रदर्शन से बेहतर था। अपने आचार्य विदुर के मुंह से इतना सुनने के बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद जब उसके शरीर में अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने ट्रेनिंग वाले अपने कपड़े उतारकर पास की चट्टान पर रख दिए और दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनने लगा जिसमें वो आया था। कपड़े पहनते वक्त जब जब उसके कपड़े मार वाली जगह को छूते उसके मुंह से दर्द से कराहने की आवाज़ निकलती और वो तड़प उठता। इधर विदुर अपने आप को एक सफ़ेद रंग की रोशनी के रूप में गायब करते हुए ध्रुव की अंगूठी में चला गया। जाने से पहले विदुर ने ध्रुव से एक बात कही जो कि ट्रेनिंग के दौरान कई बार वो कह चुका था, अब जल्दी घर जाओ और जाकर अमृतधारा में अपने आप को डुबा दो ताकि तुम्हारे शरीर पर लगे हुए सारे घाव भर जाए और तुम फिर से साधारण नजर आने लगो। अपने गुरुदेव विदुर की बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और कपड़े पहनने के बाद उस पहाड़ी वाले जंगले के रास्ते से होते हुए शौर्य महल की ओर निकल गया। शौर्य महल पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे अमृतधारा वाले पानी के टब में नहाने के लिए चला गया और अमृतधारा का आनंद लेने लगा। उस टब में नहाने से उसके शरीर पर लगे घाव ठीक हो रहे थे। कुछ देर के बाद उसने अपने शरीर को पूरी तरह से टब में छोड़ दिया। इस दर्दनाक ट्रेनिंग सेशन को सहन करने के बाद ध्रुव अपने शरीर और दिमाग दोनों से पूरी तरह से थक चुका था। इस थकावट की वजह से कुछ ही देर में उसे टब में ही नींद आ गई। जब ध्रुव गहरी नींद में सो रहा था तब अमृतधारा अपना असर दिखा रही थी। वो ध्रुव के शरीर की उन सभी मांसपेशियों को मजबूती दे रही थी जो उस कठिन और दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान कमज़ोर हो गई थी। जब ध्रुव की नींद खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दस्तक दे चुकी थी और अब वो तेज किरणें सीधे ध्रुव के कमरे की खिड़की से होते हुए उसके चेहरे पर आ रही थी। जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखों को खोलने के बाद अमृतधारा से भरे टब से उठने की कोशिश की, उसके शरीर की मांसपेशियां कड़कड़ाने लगी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपने आप से कहा, बस इस पल के लिए ही तो मैं ट्रेनिंग के समय इतनी मेहनत करता हूं ताकि मेरे शरीर में और जान आ पाए। इतना कहते हुए जैसे ही ध्रुव अमृतधारा से भरे हुए उस टब से बाहर निकला तो उसने देखा कि टब में अमृतधारा वाले हरे रंग के पानी ने अपना रंग बदल लिया। अब उसमें हरे रंग के पानी की जगह पूरी तरह साफ पानी दिखाई दे रहा था। उस पानी को देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, मुझे अमृतधारा का और इंतजाम करने के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। ये सोचते हुए कुछ ही देर में ध्रुव आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस हो रही थी। ध्रुव ने अपने आप को आईने में देखकर खुश होते हुए खुद से कहा, अब आखिरकार मैं शक्ति के 5वें सितारे पर हूं, अब मैं नहीं रुकूंगा।
आधे महीने में शक्ति का चौथा सितारा और फिर अगले 1.5 महीने में शक्ति के 5वें सितारे को पाना पहले वाले ध्रुव के लिए नामुमकिन था। जिस तरह से ध्रुव अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगले साल तक उसके लिए अपनी शक्ति को 7वें सितारे पर ले जाना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं थी कि ध्रुव के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अमृतधारा की बदौलत ही था। क्योंकि ध्रुव इन दिनों जिस तरह की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, बिना अमृतधारा के ये सब सह पाना उसके लिए नामुमकिन था। और शायद बिना अमृतधारा के तो वो ऐसी ट्रेनिंग करते हुए 7वें सितारे पर पहुंचने से पहले ही मर सकता था। ध्रुव ने फिर आईने में खुद को देखते हुए कहा, अगर मुझे अपनी शक्तियों के सितारों को आगे बढ़ाना है तो मेरे लिए फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अमृतधारा के लिए फिर से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना है। अपने आप से बातें करते हुए ध्रुव बेड पर आकर बैठ गया और अपने पास रखे हुए पैसों को जोड़ते हुए खुद से कहने लगा, मेरे पास अब भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अमृतधारा के लिए ज़रूरी सामान को खरीद सकूं। मुझे अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसों की कभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस बार ध्रुव ने अंगूठी में बंद विदुर से पूछा, आचार्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार हम अमृतधारा बनाने के लिए पिछली बार वाली जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियों को कम कर सकते हैं? इस बात को नकारते हुए विदुर ने कहा, बेशक तुम चाहो तो आधे से कम जड़ी बूटियां लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। दरअसल ध्रुव भी विदुर के सामने नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक रास्ता तो था, लेकिन वो सीधे तौर पर उसके बारे में अपने गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था। हालांकि इस बारे में वो पहले ही थोड़ी सी जानकारी विदुर को बातों बातों में दे चुका था। इस बार मौका पाते ही ध्रुव सीधे अपनी बात पर आ गया और कहने लगा, आचार्य, क्या आपको याद है कुछ दिनों पहले जब हम मीरा और सनी के मुकाबले की प्रैक्टिस देख रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अमृतधारा के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में मैंने कुछ सोचा है। ध्रुव की इस बात पर विदुर पलक झपकते ही अंगूठी में से बाहर आ गया और उसके सामने आकर कहने लगा, हाँ मुझे सब कुछ याद है। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। तब ध्रुव ने विदुर से कहा, ठीक है आचार्य, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके अलावा भी कोई इस अमृतधारा को बना सकता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम ध्रुव? मार्कस पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उनको सही मात्रा में मिलाने से ही कोई इस तरह की अमृतधारा बना सकता है। अगर ये मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो न जाने क्या से क्या बन सकता है, और उसका तुम्हारे शरीर पर कोई जोखिम भरा असर भी हो सकता है, जो तुम्हें शायद अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगा। विदुर इन बातों के बारे में बता ही रहा था कि तभी ध्रुव ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, आचार्य, मुझे ये पता है कि जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलाने से नुकसान हो सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके अलावा भी कोई है जो इस अमृतधारा को बना सकता है? इस बार विदुर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हो भी सकता है। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव किसी सोच में पड़ा गया। अगले ही पल विदुर ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ओहान साम्राज्य में मेरे अलावा कोई और भी होगा जो इतनी बढ़िया अमृतधारा बना सके। इस बात को कहते समय विदुर की आंखों में गर्व झलक रहा था। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, आचार्य, आप तो कमाल हो, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि हम इस अमृतधारा की नीलामी करवाएंगे। जब इसकी ऊंचे दामों पर बोली लगेगी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हम उन पैसों से अच्छी तादाद में जड़ी बूटियां खरीदेंगे और अपने लिए और अमृतधारा बनाएंगे। ध्रुव की इस बात पर विदुर के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को बनाने वाला कभी अपनी तैयार की गई किसी चीज़ को बेचना ठीक नहीं समझता था। विदुर ने सपाट लहजे में ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें। जब ध्रुव ने जान लिया कि इस अमृतधारा की नीलामी से विदुर को कोई परेशानी नहीं है तो वो खुश हुआ, और उसके पास अब जितने पैसे बाकी थे उससे उसने कुछ जड़ी बूटियों को खरीदने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में ध्रुव बाजार में पहुंचकर बहुत ही जल्द वो जड़ी बूटियां खरीद कर ले आया, जिससे विदुर ने फिर से अमृतधारा बना लिए। लेकिन सस्ती जड़ी बूटियों से इस बार विदुर ने जिस अमृतधारा को बनाया था उसका रंग पहले वाले हरे रंग के मुकाबले बहुत ही बेकार का नजर आ रहा था। इस अमृतधारा को एक छोटी सी शीशी में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लिए। कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी आंख खोली और अपने पास सुरक्षित रखी हुई उस शीशी को लेकर मैसेडोरिया शहर की सबसे बड़ी नीलामी वाली जगह पर जाने के लिए निकल गया। योजक चिन्ह दरबार नीलामी घर मैसेडोरिया शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था, जिसे ओहान साम्राज्य के सबसे रईस खानदानों में से एक दरबार परिवार संभालता था। दरबार परिवार ओहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। इस परिवार के सभी से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे।
यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनका ओहान साम्राज्य में एक अलग ही दबदबा था। ओहान साम्राज्य में जिस तरह से ज़यान परिवार का दबदबा था, ठीक उसी तरह से दरबार परिवार का भी दबदबा था। उनके दबदबे का असर नीलामी के वक्त भी देखने को मिलता था। चाहे कितना भी फायदा हो या नुकसान, कोई भी दरबार परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी घर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। वो पास वाली गली से अंदर गया और वहां से अपने मुंह पर एक काले रंग का नकाब डालकर निकला। इस नकाब के साथ साथ ध्रुव ने अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल लिया था। उसने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहन लिए थे, जिससे अब वो पहले से थोड़ा तगड़ा भी नजर आ रहा था। उसे इस हुलिये में अब कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अपना हुलिया बदलने के बाद ध्रुव बेपरवाह हो गया था, बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जब लोगों को इस अमृतधारा के बारे में पता चलेगा तो इस बात को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा। क्योंकि शायद वो इस बात को समझ चुका था कि जब इस अमृतधारा के बारे में शहर के दिलों को पता चलेगा तो हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखेगा। हर कोई चाहेगा कि अमृतधारा की मदद से उनका दल और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। अमृतधारा को पाने की चाह में कोई ना कोई उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसलिए ध्रुव ने अपना हुलिया बदलने का ये रास्ता चुना था। एक बार फिर से नीलामी घर के ठीक सामने खड़े होने के बाद ध्रुव ने पूरे भरोसे के साथ उस नीलामी घर में कदम रखा। हालांकि उस नीलामी घर के बाहर कुछ सैनिक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। नीलामी घर में जाने के बाद ध्रुव ने बहुत ही जल्द अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया और तभी उसकी नज़र एक कमरे पर गई। उस कमरे पर लिखा हुआ था इंस्पेक्शन रूम। ये वही जगह थी जिसकी ध्रुव को तलाश थी। जैसे ही ध्रुव ने उस कमरे के अंदर अपने कदमों को बढ़ाया तो उसने देखा कि पूरा कमरा खाली था। तभी उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गई। जिसे देखकर ध्रुव ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ध्रुव की आवाज़ जैसे ही उस आदमी के कानों में पड़ी, वो अपनी जगह से उठकर ध्रुव के करीब आया। ध्रुव का पहनावा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल उसने ध्रुव से पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी चीज़ की जाँच के लिए आए हैं? ध्रुव ने भारी भरकम आवाज़ में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दरअसल ये भारी आवाज़ ध्रुव की नहीं बल्कि उसकी अंगूठी में बंद विदुर की थी। इसके बाद ध्रुव कमरे के अंदर चला आया और उसने उस आदमी के सामने अमृतधारा की शीशी निकालकर रख दी। उस आदमी ने अमृतधारा की शीशी को उठाया और उसे गौर से देखते हुए सूंघने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने ध्रुव को इज्जत देते हुए पूछा, क्या ये आपने बनाया है? उसके सवाल पर विदुर की आवाज़ आए, हाँ, इसे मैंने तैयार किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? उसके इस सवाल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ विदुर की आवाज़ आए, अमृतधारा, आप इसे अमृतधारा कह सकते हैं। ये लोगों की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ एकलव्य रैंक को हासिल करने तक ही काम आएगा। इतना जानने के बाद उस आदमी ने हैरानी के साथ कहा, तो क्या सच में ये एकलव्य रैंक हासिल करने में मदद करता है? आपको विश्वास है? उस आदमी ने ये बात इसलिए दोहराई क्योंकि मार्कस में हर कोई एक बात जानता था, और वो बात ये थी कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो रैंक पर पहुंचने से पहले आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य रैंक के पहले आपके शरीर की ताकत बहुत ही कम होती है, और हो सकता है दवाई का असर आपके शरीर पर इतना ज़्यादा हो जाए कि आप इसे झेल ना पाओ और आपकी जान चली जाए। यही बात सोचते हुए वो आदमी ध्रुव को घूर रहा था। वो इसकी बोली लगवाने के लिए सहमत भी था और नहीं भी। ये देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। शक्ति चक्र एपेट नीलामी। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को भांपकर ध्रुव की आड़ लेते हुए विदुर ने अंगूठी में से ही कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मेरी अमृतधारा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इस अमृतधारा के जरिए शक्ति के सितारे को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये ट्रेनिंग के दौरान इंसान की घायल मांसपेशियों को बहुत ही जल्द मजबूत कर देती है, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग को आगे भी जारी रख पाते हैं। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने शीशी को वापस मेज पर रख दिया और कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? उसके इतना कहते ही एक पल के लिए ध्रुव सोच में पड़ गया और विदुर से कहने लगा, आचार्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमृतधारा के बारे में कुछ पता चल गया है और अब ये हमारे खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने के बारे में सोच रहा हो? ये सुनकर तुरंत विदुर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अरे इतना घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस शख्स ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, दरअसल इस दवा को परखने के लिए मुझे किसी खास आदमी को बुलाना होगा। ये सुनने के बाद अब ध्रुव को विदुर की बातों पर यकीन हुआ और उसने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, आप इसे परखने के लिए जिसे चाहे बुला सकते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव वहीं पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
उस शख्स के कमरे से बाहर जाने के बाद भी ध्रुव और विदुर ने होशियारी से काम लिया और उस इंस्पेक्शन रूम में बिना एक दूसरे से बात करते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि दोनों अपनी पहचान को किसी के भी सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर में वो आदमी अपने साथ एक और आदमी लेकर इंस्पेक्शन रूम में वापस आ गया। उस दूसरे आदमी ने एक हरे रंग का कपड़ा पहना था, लेकिन उसके कपड़ों पर कुछ इस तरह के निशान थे जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक हकीम था। उस आदमी ने उस हकीम का परिचय देते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे नीलामी घर के चरक गुरु हैं, जो महादक्ष रैंक हासिल कर चुके हैं, यानी शून्य, एकलव्य और दक्ष रैंक से भी आगे। साथ ही साथ ये हकीम भी हैं, इसीलिए इन्हें चरक गुरु कहते हैं। चरक गुरु की पहचान जानने के बाद ध्रुव थोड़ा सा हैरान हो गया। ऐसा पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने विदुर की तरह ही किसी औषधि बनाने वाले हकीम को देखा था। चरक गुरु के चेहरे पर एक अहंकार वाली मुस्कुराहट नजर आ रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कि अमूमन हर हकीम के चेहरे पर होती ही थी। जिस वक्त ध्रुव चरक गुरु को गौर से देख रहा था, उसी समय चरक गुरु भी ध्रुव को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। एलमाकस पर हकीम शक्तिशाली तो थे ही साथ वो तरह तरह की औषधियां बनाने में माहिर हुआ करते थे, इसलिए उनकी सभी इज्जत करते थे। चरक गुरु ने ध्रुव की उस शीशी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उस शीशी के ढक्कन को खोला और उसकी खुशबू को सूंघकर कुछ समझने की कोशिश की। अगले ही पल उसने शीशी की कुछ बूंदों को एक कांच की ट्यूब में डालकर उसमें एक पाउडर मिलाया, जिससे उसका रंग बदलकर और गहरा हरा हो गया। उस अमृतधारा की सिर्फ 2 बूंदों को परखने के बाद ही चरक गुरु के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसकी नज़रों में ध्रुव की अहमियत बढ़ गई थी। चरक गुरु ने उस आदमी के पास जाकर उससे कहा, ये अमृतधारा बढ़िया है, इन्होंने जो भी इसके बारे में बताया सब सच है। चरक गुरु से इतना जानने के बाद उस आदमी के चेहरे पर एक राहत नजर आई। उसने एक गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर बोला, क्या आप इस अमृतधारा की नीलामी के बारे में सोच रहे हैं? उस आदमी के इतना कहते ही ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसकी नीलामी के बारे में ही सोच रहा था। क्या आप इसकी नीलामी जल्द से जल्द करा सकते हैं? ध्रुव की इस उत्सुकता को देखते हुए उस आदमी ने तुरंत ध्रुव के हाथों में एक काला कार्ड थमाते हुए कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप इस कार्ड को अपने पास रख लीजिए और उस हॉल की ओर चले जाइए। इस वक्त हॉल में नीलामी चल ही रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी इस अमृतधारा को भी वहां पर कोई ना कोई खरीदार ज़रूर मिल जाएगा। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और ज़रा भी देर ना करते हुए उस काले रंग के कार्ड को लेकर हॉल की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगा। ध्रुव के इंस्पेक्शन रूम से निकलने के तुरंत बाद वो आदमी चरक गुरु के पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा, चरक गुरु, क्या सही में वो आपको कोई हकीम नजर आता है? उनकी बात पर चरक गुरु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वो सही में एक हकीम है। उसकी आवाज़ में जो भरोसा नजर आ रहा था उससे मुझे साफ साफ लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर आया कहाँ से है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है मैसेडोरिया शहर में ऐसा तो कोई हकीम है ही नहीं जो कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अमृतधारा को बना सके। चरक गुरु की इस बात पर उस शख्स ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करूं। ये सुनकर चरक गुरु ने बिना देर किए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। सभी हकीम बड़े ही अजीबो गरीब तरह के होते हैं। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग गई कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो फिर वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी कदम गलती से भी मत उठाना। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने उस आदमी के पास आकर धीरे से कहा, तुम उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि उसे हमारी नीलामी से कोई ना कोई फायदा पहुंचे। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेरे ख्याल से तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो। उस आदमी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जी मैं समझ गया, आपका मतलब क्या है, काम हो जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से बाहर जाने से पहले चरक गुरु ने उस आदमी से कहा, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही अमृतधारा लाने वाला वो शख्स हमारा अच्छा दोस्त ना बन पाए, लेकिन हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि वो हमारा दुश्मन बन जाए, वरना नतीजा न तुम जानते हो और न ही मैं। उधर दूसरी तरफ नकाबपोश ध्रुव ने उस हॉल के अंदर अपना कदम रखा जहां नीलामी चल रही थी। इस बड़े से हाल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। हॉल के बीचों बीच लाल रंग का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के चीकों पर रोशनी का एक गोल घेरा पड़ रहा था और पूरे हाल में सिर्फ उस लड़की पर ही रोशनी थी। उस लड़की के वहां पर खड़े होते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। इस माहौल को देखकर ध्रुव भी हैरान रह गया। हाल के बीचों बीच लाल गाउन में खड़ी वो लड़की किसी भी चीज़ की नीलामी के लिए अपनी आकर्षित कर देने वाली मीठी आवाज़ का इस्तेमाल कर रही थी। ये उसकी आवाज़ का जादू ही था जो एक साधारण सी चीज़ की कीमत को भी आसमान तक पहुंचा देती थी।
हॉल में ध्रुव ने अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया और अपने लिए ऊपर की तरफ एक खाली जगह ढूंढकर बैठ गया। एल इस जगह पर बैठकर ध्रुव अब उस लड़की को अच्छे से देख पा रहा था। एल वहां बैठने के थोड़ी ही देर बाद आसपास से आती आवाज़ों को सुनकर उसे इस बात का अंदाज़ा लग गया कि नीलामी में आए आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए ही वहां पर आए हुए थे। ये लड़की दरबार महल की हर नीलामी को संभालने वाली सायरा दरबार थी। एल मैसेडोरिया शहर में सायरा की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। एल उसका गोरा रंग, पतली गर्दन और तीखे नयन नक्श से किसी की नज़र नहीं हटती थी, और वो जो कुछ भी पहनती उसमें वो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। हॉल के बीचों बीच खड़ी सायरा को देखने के बाद ध्रुव ने हाल में बैठे सभी लोगों की तरफ नज़रें घुमाना शुरू किया। एल तभी उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिस देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, बाबा। यहाँ पर अपने पिता अरेंद्र को वहां देखने के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी नज़रें उन पर ही ठहर गई और उसने मन ही मन कहा, क्या बाबा को भी इस लड़की में कोई दिलचस्पी है जो वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अपने पिता को लगातार हैरानी से देखने के बाद अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उनके बारे में गलत सोच रहा था, क्योंकि अरेंद्र की नज़र सायरा पर नहीं बल्कि नीलामी के लिए आने वाली किसी चीज़ का इंतजार कर रही थी। ध्रुव ने अपने पिता की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, आखिर बाबा इस नीलामी में क्या लेने आए हुए हैं। थोड़ी ही देर में ध्रुव की नज़रें उसी मैसेडोरिया शहर के दो दूसरे दल, आमिश दल और लश्कार दल के लीडर्स पर गई। उन सभी को वहां पर देखने के बाद ध्रुव ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, आखिर इस हॉल में ऐसी कौन सी चीज़ की नीलामी होने वाली है जिसके लिए इन सभी दलों के लीडर्स को नीलामी में आना पड़ा। एल होना हो कोई खास बात तो ज़रूर है जो ये तीनों एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के बाद एक बार फिर से ध्रुव की नज़र सायरा पर गई और उसने इस बार उसे देखते हुए मन ही मन कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की की खूबसूरती और आवाज़ का जादू ही कुछ ऐसा होगा जिससे हर कोई इसकी ओर खींचा चला आता होगा। नीलामी के वक्त जब बोली लगाने वाले लोगों को ये देखती होगी तो उस समय यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता होगा। ध्रुव सायरा के बारे में मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि सायरा ने अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए 2 बार ताली बजाई। उसका ये इशारा मिलते ही वहां रखी एक मेज पर रखे लाल रंग के कपड़े पर सफ़ेद रंग की रोशनी पड़ी। उस लाल रंग के कपड़े के नीचे कुछ रखा हुआ था। अगले ही पल सायरा की मीठी आवाज़ उस हाल में गूंजी, ये आप सभी के लिए है। आज नीलाम घर में एक अनमोल चीज़ नीलामी के लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोगों को ये चीज़ बहुत ही दिलचस्प लगेगी और आज उसकी बोली बहुत ऊंचाई तक पहुँचेगी। सायरा के अगले ही इशारे पर एक लड़की उस मेज के पास पहुंची और उस चीज़ पर ढके हुए लाल रंग के कपड़े को हटा दिया, जिससे सबकी नज़रों के सामने ध्रुव की लाई हुई अमृतधारा की वो हरे रंग की शीशी दिखाई देने लगी। सायरा ने अपने कदमों को उस शीशी की ओर बढ़ाया और उसे अपने हाथों में उठाने के बाद हाल में बैठे हुए हर शख्स को वो हरे रंग की अमृतधारा दिखाने लगी। हाल में बैठे सभी लोगों की नज़रें इस वक्त सायरा के हाथ में मौजूद उस अमृतधारा की शीशी पर टिकी हुई थी। सभी लोगों का ध्यान तोड़ते हुए सायरा ने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, अमृतधारा, इस शीशी में आप लोगों को जो हरे रंग की पानी जैसी चीज़ नज़र आ रही है उसे अमृतधारा कहते हैं। ये अमृतधारा एकलव्य रैंक के नीचे के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में ये बहुत मदद कर सकती है। अगर यहाँ बैठे लोगों में से कोई अपने बच्चों या पोते पोतियों को जल्द से जल्द एकलव्य बनते हुए देखना चाहता है तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज़ है। सायरा के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द ने उस हॉल में आए हुए सभी लोगों को उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सायरा नीलामी के दौरान जैसे जैसे लोगों को अमृतधारा के बारे में बताते जा रही थी, सभी उसकी बातों में खोते जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अमृतधारा के बारे में जानना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने सायरा से सवाल किया, अमृतधारा, तो क्या ये सही में शक्तियों के सितारों को जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करती है? इस सवाल के जवाब में सायरा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। इस अमृतधारा की जांच हमारे चरक गुरु ने की है। इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात के लिए मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ। सायरा ने जैसे ही अमृतधारा पर भरोसा दिलाने के लिए चरक गुरु का नाम लिया, उसके बाद जिन लोगों को इस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था अब उन्होंने भी इसके बारे में सवाल उठाने बंद कर दिए। यहाँ हर कोई जानता था कि चरक गुरु की जांच की हुई औषधि कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद तीनों दलों के लीडर्स भी चरक गुरु को बहुत मानते थे। अमृतधारा के लिए इस तरह का माहौल देखकर अब कोने में बैठे हुए नकाबपोश ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है कि आज अमृतधारा के लिए बहुत बढ़िया बोली जाने वाली है। मन ही मन खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव का ध्यान अपने पिता अरेंद्र की ओर गया। उसने अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद गौर किया कि वो शायद अमृतधारा में दिलचस्पी ले रहे थे। उधर जैसे ही सायरा ने अमृतधारा से जुड़े सभी सवालों के जवाब दे दिए, हॉल में से किसी की आवाज़ गूंजी, 8500 सोने के सिक्के। तुरंत ही किसी और ने भी अगली बोली लगाते हुए कहा, 9000 सोने के सिक्के।
अमृतधारा के लिए बोली की कीमत बहुत ही जल्द बढ़ते हुए 13,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई है। भले ही इस अमृतधारा को खरीदने के लिए शुरुआत में अरेंद्र के चेहरे पर काफ़ी दिलचस्पी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ बोलियों की कीमतों के थमने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे। एप 9 तूफान इक्वल्स हॉल में नीलामी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। तभी वहां अचानक से किसी बूढ़े की मगर एक रोबदार आवाज़ गूंजी, 20,000 सोने के सिक्के। नीलामी की इस बोली को सुनते ही जब हॉल में बैठे सभी लोगों ने उस आवाज़ की ओर अपनी नज़रें घुमाई तो उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी की एक आंख पर आधा दूरबीन नुमा चश्मा लगा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आमिश दल का प्रमुख अब्राल आमिश था। उसकी इस रोबदार आवाज़ के बाद कुछ देर के लिए नीलामी हॉल में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि वहां मौजूद आधे से ज़्यादा लोगों में आमिश दल के बराबर बोली लगाने का दम नहीं था। आमिश दल के प्रमुख अब्राल आमिश के इस बोली लगाने पर वही मौजूद किसी दूसरे शख्स ने अपनी रोबदार आवाज़ में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अब्राल, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी है? इतना कहते हुए वो शख्स हंसने लगा। उसकी बात का जवाब देते हुए अब्राल ने कहा, अरे लश्कार दल के लीडर ममराज लश्कार, मैं इस अमृतधारा को अपने पोते के लिए भी तो खरीद सकता हूँ। अब्राल की इस बात पर ममराज ने अपनी शातिर हंसी के साथ कहा, अच्छा, फिर तो मैं भी अपने पोते के लिए इसे खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ। चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे पोते की किस्मत में क्या लिखा है। इतना कहने के बाद ममराज ने तेज आवाज में कहा, 22,000 सोने के सिक्के। उसके इतना कहते ही अब्राल ने उस अमृतधारा के लिए बोली लगाते हुए कहा, 23,000। इस पर तुरंत ममराज लश्कार ने भी अपनी बोली की कीमत बढ़ा दी और कहा, 25,000। वैसे ममराज लश्कार और अब्राल आमिश दोनों अपने अपने दलों के प्रमुख थे और दोनों में दोस्ती भी थी, लेकिन जहां पैसों की बात आ जाए तो दोनों अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर देते थे। ये दोनों साथ मिलकर शौर्यदल के प्रमुख को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इनकी नज़र शौर्यदल के कब्जे में मौजूद हर चीज़ पर थी। मगर आज ये दोनों अमृतधारा की बोली लगाने के लिए इस तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे थे जैसे कि एक ही रोटी के टुकड़े के लिए दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, जिससे कि अमृतधारा की बोली अब 31,000 सोने के सिक्कों तक जा पहुंची थी। तभी पूरे हॉल को हैरान करते हुए एक दमदार आवाज़ में अगली बोली गूंजी, 40,000। ये बोली सुनकर नीलामी हॉल में बैठे सभी लोगों के साथ साथ आमिश दल और लश्कार दल के दोनों लीडर भी दंग रह गए। ये आवाज़ शौर्य दल के लीडर अरेंद्र शौर्य की थी। अरेंद्र की तरफ देखते हुए अब्राल आमिश ने अपने चेहरे पर एक शातिर हंसी लाते हुए कहा, अरेंद्र, लगता है आपको इस अमृतधारा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों के पोतों से पहले तुम्हारे बेटे ध्रुव की शक्तियों का बढ़ना ज़रूरी है। अब्राल के इतना कहते ही ममराज भी उसके साथ हंसने लगा। उन दोनों की हंसी पर ताला लगाते हुए अरेंद्र ने सटीक पलटवार करते हुए जवाब दिया, आमिश, अगर तुम अमृतधारा को वाकई में चाहते हो तो एक और ऊंची बोली लगा दो। मैं अगली बोली नहीं लगाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अरेंद्र की इस बात पर ममराज और अब्राल दोनों खामोश हो गए, क्योंकि हकीकत में दोनों जान चुके थे कि इस अमृतधारा को अरेंद्र जरूर खरीदेगा। वो दोनों तो मिलकर बस अरेंद्र को परेशान करते हुए सिर्फ नीलामी की कीमत को बढ़ा रहे थे। कीमत बढ़ाने में वो दोनों बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन इन दोनों की इस चाल को अरेंद्र अच्छे से समझ चुके थे। मगर इस समय वो अपने बेटे ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कीमत की परवाह किए बिना अमृतधारा के लिए सबसे ऊंची बोली लगा दी थी। पर अब देखना तो ये था कि क्या ये नीलामी और भी आगे तक जाएगी। अरेंद्र की इस बात पर अब्राल कुछ सोचने लगा और फिर उसने बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि असल में वो इस अमृतधारा के लिए नहीं बल्कि इस नीलामी के बाद होने वाली अगली नीलामी के लिए आया हुआ था। उधर दूसरी तरफ अब्राल का रवैया देखने के बाद लश्कार दल के प्रमुख ममराज ने भी अमृतधारा के लिए बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी नज़र भी अब्राल की तरह अगली नीलामी पर थी। जब अरेंद्र के बोली लगाने के बाद किसी ने भी अगली बोली नहीं लगाई, तब सायरा ने सभी को अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में याद दिलाते हुए कहा, शौर्यदल के लीडर अरेंद्र ने इस अमृतधारा की आखिरी बोली 40,000 सोने के सिक्कों की लगाई है। क्या कोई है जो अब भी इसके लिए बोली लगाना चाहता है? सायरा के इतना कहने के बाद अगली बोली लगाने के लिए किसी की भी आवाज़ नहीं आई, इसलिए सायरा ने आगे कहा, क्योंकि आखिरी बोली शौर्यदल के लीडर ने लगाई है, इसलिए ये अमृतधारा उनकी हुई है। अगले ही पल सायरा ने अपने पास रखे हुए एक लकड़ी के छोटे से हथौड़े को उठाया और उसे मेज पर 2 बार मारते हुए अमृतधारा की बोली को पूरा किया। हॉल में मौजूद सब लोग समझ गए कि अमृतधारा को उसका मालिक मिल चुका था। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पूरे हॉल में रोशनी जगमगा उठी। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि अब सभी एक दूसरे के चेहरे को साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन ध्रुव के नकाबपोश होने की वजह से उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। आखिरकार जब इतना कुछ करने के बाद भी अमृतधारा ध्रुव के पिता के पास ही आ गई,
तो उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। अब उसके पास जो पैसे आने वाले थे वो उसके बाबा के ही थे। योजक चिन्ह। इधर दूसरी तरफ एक बार फिर से सायरा ने हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहा, अगली नीलामी के लिए सभी तैयार रहे। सायरा के इतना कहते ही एक बार फिर से नीलामी हॉल में अंधेरा छा गया। इस वक्त रोशनी सिर्फ और सिर्फ सायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। दरअसल अब वही आखिरी नीलामी होने वाली थी जिसके लिए आमिष दल और लश्कार दल के लीडरों ने अमृतधारा की बोली को और आगे नहीं बढ़ाया। दोनों को अपने पैसे इस अगली नीलामी पर लगाने थे। सायरा ने अपने हाथ में मौजूद उस अमृतधारा की शीशी को वापस मेज पर रख दिया। उसके बाद एक लकड़ी के कटोरे में रखी हुई हरे रंग की बड़ी सी गोली को हाथ में ले लिया। उस गोली को सबको दिखाते हुए उसने कहा, यह है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हरिकेन चांट। जैसे ही लोगों ने सायरा के मुंह से हरिकेन चांट के बारे में सुना, पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। किसी शक्ति के इस्तेमाल की ये तकनीक एक योद्धा के साथ जिंदगी भर रहती थी, और ये भी हो सकता है कि उस योद्धा से ये तकनीक उसकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी मिल जाए। अगर किसी के पास केवल गोलियां, कोई शरबत या फिर अमृतधारा ही क्यों ना हो, उसके पास ये सब कुछ होने के बाद भी अगर शक्ति की कोई हाई लेवल टेक्निक नहीं है, तो फिर वो कितनी ही गोलियां क्यों ना खा ले, कितना ही शरबत या अमृतधारा क्यों न इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। इसलिए हर कोई सायरा की बताई हुई तकनीक को पाने की चाह में था। लेकिन अब देखना यह था कि इसकी बोली कहाँ से शुरू होगी। योजक चिन्ह। नीलामी घर में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान उस हरे रंग की गोली पर गया। वो गोली इतनी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही थी कि कुछ पल के लिए लोग सायरा को तो भूल ही गए। वही हॉल में बैठे हुए अरेंद्र का अब इस बोली में शामिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम अमृतधारा की बोली में लगा दी थी। हो सकता है यही शायद उन दोनों दलों के लीडरों की चाल थी। वही ध्रुव ने ये सब जानने के बाद खुद से कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तीनों दलों के प्रमुख इसे हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक आम तकनीकों से काफ़ी बेहतर है। हर कोई इसे पाना चाहेगा। अब तो ये देखना है कि इसकी नीलामी किस हद तक जाती है। अपने आप से बात करते हुए ध्रुव ने कहा, एक बात तो आज साफ हो जाएगी। अब जिस किसी के पास भी ये तकनीक जाएगी उसके पास एकलव्य बनने का एक आसान तरीका होगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सभी दलों में सबसे शक्तिशाली बनकर सबके सामने उभर कर आए। ध्रुव को इस तरह से परेशान देखकर उसकी अंगूठी में बैठे विदुर ने कहा, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? यह है तो सिर्फ एक क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक ही है ना। विदुर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो शक्तियों का खजाना था। लेकिन अपने आचार्य से इस तरह की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निक कह रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं। और फिर उसने मन ही मन कहा, आचार्य से इस बारे में बात करना मतलब अपना ही सिर खपाना है। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और वो अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं। फिलहाल मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं चुपचाप यहाँ बैठकर नीलामी होते देखूं। जब ध्रुव ने विदुर को इस बारे में सही से जवाब नहीं दिया, तो विदुर ने उसे कहा, मेरे हिसाब से तुम इन सब बातों को भूलकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर है। जिस दिन तुम एकलव्य बन जाओगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हाई लेवल की तकनीक क्या होती है। अपने आचार्य की इस बात पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, हम उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत जल्द एकलव्य रैंक तक पहुंच जाऊंगा। योजक चिन्ह। उधर सायरा ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उस गोली को अपने हाथ में लिया और अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, हर कोई इस तकनीक को लेकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि इसे हासिल करने के बाद उसकी शक्तियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ पर इसे पाने के लिए हर कोई इसकी बोली लगा सकता है। तभी हॉल में बैठे हुए लोगों में से किसी ने चिल्लाकर सायरा से कहा, हाँ हम जानते हैं, अब आप जल्दी बोली लगाइए और नीलामी की शुरुआत कीजिए। योजक चिन्ह। उसकी इस बात पर सायरा ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी मीठी आवाज़ में कहा, हरिकेन चांट तकनीक की बोली की शुरुआत होती है 200,000 सोने के सिक्कों के साथ। सायरा के इतना कहते ही नीलामी हाल में सन्नाटा सा छा गया था। इस बोली के साथ ही वहां बैठे आधे लोग इस नीलामी से बाहर हो गए थे, क्योंकि वहां पर बैठे हुए कई लोग ऐसे थे जिनके पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सायरा ने जिस बोली के साथ इस नीलामी की शुरुआत की थी, उसे सुनने के बाद ध्रुव ने मन ही मन कहा, सायरा को किसी का कत्ल करने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। इसका इस तरह मदहोशी से बात करना ही काफ़ी है। क्या गजब की शुरुआत की है इसने बोली की। 200,000 सोने के सिक्के, ये शौर्य दल के पूरे 2 साल के मुनाफे के बराबर है। योजक चिन्ह। दोनों दलों के लीडर इस तकनीक की शुरुआती बोली को सुनकर हैरान हो गए थे। वो दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये बोली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे कि हरिकेन चांट तकनीक चीज़ ही ऐसी थी कि अगर इसे उन्होंने ऊंची कीमत पर भी खरीद लिया तो वो इसे कभी न कभी किसी और को ज़रूर बेच सकते थे। इधर 200,000 की बोली के आगे किसी ने भी कोई दूसरी बोली नहीं लगाई। पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। तभी सायरा ने सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और मन ही मन कहा,
भले ही तुम सब लोग फिलहाल बोली की इस शुरुआती कीमत के बाद कुछ देर के लिए सन रह गए हो, लेकिन मैं जानती हूं कि हरिकेन चांट जैसी हाई लेवल तकनीक के लिए तुम लोग अपनी जिंदगी का कमाया हुआ सारा पैसा लगा सकते हो। सायरा मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी एक अधेड़ उम्र के आधे गंजे आदमी की आवाज़ नीलामी हॉल में गूंजी, 210,000 सोने के सिक्के। अरेंद्र ने जैसे ही उस बोली लगाने वाले शख्स की ओर देखा तो उसे नजर आया कि वो तो एक व्यापारी था। इस व्यापारी की मिसोडोरिया शहर में हथियारों की दुकान थी और उसने लगभग पूरे हथियारों के बाजार पर अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ था। हालांकि वो तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ताकतवर था। उस हथियारों के व्यापारी की बोली लगाने के तुरंत बाद किसी की एक बार और बोली लगाने की आवाज़ गूंजी, 230,000 सोने के सिक्के। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा तो सबको पता चल गया कि ये भी मिसोडोरिया शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। इस व्यापारी की बाजार में दवा की कई दुकानें थी। ये भी तीनों दलों के लीडरों से मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये व्यापारी भी काफ़ी शक्तिशाली था। इस दवा व्यापारी को हथियार के दुकान वाले व्यापारी ने घूर कर देखा और नीलामी की अगली बोली के लिए जोर से चिल्लाया, 240,000। ये बोली सुनने के बाद नीलामी घर में तालियों की गदगदाहट होने लगी। आखिरकार जब दोनों व्यापारी एक दूसरे को बोली लगाने के बाद घूर रहे थे, तभी उन दोनों के कानों में अगली बोली की आवाज़ गूंजी, 300,000। ये बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आमिश दल का प्रमुख अब्राल अमिश था। उसकी इस बोली की रकम को सुनकर अब उन दोनों व्यापारियों ने अपने पैर पीछे कर लिए। 300,000 सोने के सिक्कों की बोली। सब जानते थे कि मिसोडोरिया शहर में आमिश दल को टक्कर देने वाले सिर्फ दो ही दल थे, शौर्यत दल और लश्कार दल। इसमें से लश्कार दल के प्रमुख ममराज ने अगली बोली लगाई, 350,000। इस पर अब्राल ने एक और बोली लगाई, 370,000। अब ममराज की बोली की आवाज़ आई, 380,000। ममराज की बोली को टक्कर देते हुए अब्राल भी लगातार उससे ऊंची बोली लगाते जा रहा था। उन दोनों को इस तरह से नीलामी में बोली लगाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी कीमत पर बस उस क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक को हासिल करना चाहते थे। एप टेंट नकाब पोश इक्वल्स। इसी तरह से बोली की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन ममराज ने 430,000 सोने के सिक्कों की बोली पर अपने आप को आगे बोली लगाने से रोक लिया, क्योंकि 430,000 के आगे बोली लगाने से लश्कार दल को किसी आर्थिक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। तभी अपनी एक और बोली बढ़ाते हुए अब्राल ने गुस्से से ममराज को देखते हुए चिल्लाया, 450,000 सोने के सिक्के। उद्धरण चिन्ह। तीनों दलों में से शौर्यत दल और लश्कार दल के पास क्लास 2 की कुछ मीडियम लेवल की तकनीकें थीं, लेकिन आमिश दल के पास सिर्फ क्लास 2 के लो लेवल की तकनीकें ही थीं। और इसी वजह से नीलामी के दौरान आमिश दल का प्रमुख अब्राल आमिश किसी भी कीमत पर क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हरिकेन चांट को हासिल करना चाह रहा था। तभी नीलामी हॉल में सभी को हैरान करते हुए एक बार फिर से किसी की नीलामी की बोली के लिए दमदार आवाज़ गूंजी, 500,000। इस बोली ने नीलामी हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को हैरान कर दिया था और अब सभी के चेहरे पर इस नीलामी वाले शख्स का चेहरे देखने की बेसब्री नजर आ रही थी। योजक चिन्ह। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शौर्यदल के लीडर अरेंद्र की थी। आमिश दल और लश्कार दल के दोनों लीडरों की बोली को मात देते हुए अरेंद्र की इस बोली को सुनने के बाद सायरा के चेहरे पर सभी को आकर्षित करने वाली मुस्कान आ गई है। जब अरेंद्र ने नीलामी की कीमत को और बढ़ा दिया तब अब्राल को बहुत गुस्सा आने लगा और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक बार और बोली को बढ़ाते हुए कहा, 5,50,000 सोने के सिक्के। अब्राल की इस बोली के बाद अब सभी की नज़रें अरेंद्र पर टिकी हुई थी। सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि अरेंद्र फिर से एक बार अब्राल से ज़्यादा बोली लगाएंगे, लेकिन अरेंद्र ने अब्राल की ओर देखकर मुस्कुराया। अरेंद्र की ये मुस्कुराहट अब्राल के लिए इस बात का इशारा थी कि पहले वाली नीलामी में जो उसने बोली की कीमत को बढ़ाया था, ठीक ऐसा ही इस बार अरेंद्र ने उसके साथ करके अपना बदला पूरा कर लिया था। अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए अब्राल से कहा, आमिश दल के लीडर अब्राल, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। अब तुम्हारे दल के पास क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हरिकेन चांट है। अरेंद्र के मुंह से ये बधाई सुनकर अब्राल को खुशी नहीं बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अरेंद्र ने नीलामी की कीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाई थी और उसकी ये जीत किसी हार से कम नहीं थी। बधाई के जवाब में अब्राल ने कहा, अरेंद्र, मुझे तुम्हारी ये हरकत हमेशा याद रहेगी। अरेंद्र को इतना कहने के बाद अब्राल ने खूबसूरत सायरा की तरफ देखा। इस नीलामी की जीत में अब्राल को अरेंद्र से जो हार मिली थी वो उसे भुला नहीं पा रहा था और लाख कोशिश करने के बाद भी अपने चेहरे से अपनी हार को छुपा नहीं पा रहा था। अपने उसी गुस्से में उसने चिल्लाते हुए सायरा से कहा, सायरा, क्या अब नीलामी को खत्म माना जा सकता है? भले ही अब्राल नीलामी की कीमत बढ़ने पर गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन उससे सायरा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अब्राल को देखकर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, फिर मेज पर रखे उस छोटे से लकड़ी के हथौड़े को उठाकर 2 बार वहीं पर उसे थपथपाते हुए कहा, हरिकेन चांट, आमिश दल का हुआ।
इधर दूसरी तरफ भले ही पहली नीलामी ध्रुव के पिता को थोड़ी भारी पड़ी हो, लेकिन आखिरी नीलामी में जिस तरह से उन्होंने अपना बदला लेकर अबराल को हरिकेन चांट को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया था, उसे देखकर ध्रुव को काफ़ी सुकून मिला। नीलामी खत्म होने के बाद ध्रुव नीलामी हॉल से निकलकर दोबारा इंस्पेक्शन रूम में आ गया और अपने पैसों के लिए वहां पर किसी के आने का इंतजार करने लगा। अगले ही पल ध्रुव को इस बात का एहसास हुआ कि कोई धीरे धीरे इंस्पेक्शन रूम की ओर 2 लोगों के साथ आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसे दरवाजे पर 2 परछाइयां नजर आई। तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे को ठीक से नकाब से ढकाया। योजक चिन्ह। अगले ही पल उसके कानों में पीछे से एक खिलखिलाहट वाली हंसी के साथ मीठी आवाज गूंजी। क्या आप ही अमृतधारा के मालिक है? मुझे लगता है कि आप पहली बार मैसेडोरिया शहर में आए होंगे। ध्रुव ने पीछे मुड़ने से पहले अपने नकाब को अच्छी तरह से ढक लिया था ताकि कोई उसका चेहरा देख ना पाए। फिर जैसे ही ध्रुव ने पलटकर देखा तो उसे लाल रंग के कपड़ों में वही लड़की नजर आई जो नीलामी हॉल में बोली लगवा रही थी। सायरा का गोरा रंग, लंबी पलकों में छुपी बड़ी बड़ी आँखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थे। ध्रुव सायरा को गौर से देख ही रहा था कि अगले ही पल उसे अंगूठी में से विदुर की आवाज़ आई। हम यहाँ किसी काम के लिए आए थे ध्रुव। अगर तुमने सायरा को जी भर के देख लिया हो तो अब मैं उससे ज़रा काम की बात कर लूँ। विदुर का इशारा समझने के बाद ध्रुव ने सायरा की बात पर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। अब ध्रुव और सायरा एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए थे। नकाबपोश ध्रुव की आड़ में विदुर ने सायरा से कहा, हाँ अमृतधारा का मालिक तो मैं ही हूँ, लेकिन एक सच ये भी है कि आपकी वजह से अमृतधारा की नीलामी हो पाई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हम अब पैसों की बात कर सकते हैं? ध्रुव की ओर से आए इस जवाब से सायरा को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जो भी उससे बात करता था उसकी खूबसूरती में खो जाता था। लेकिन ध्रुव सायरा के चेहरे की तरफ देखे बिना ही उससे बात कर रहा था, मानो उस पर सायरा की खूबसूरती का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर भी सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी अमृतधारा की कुछ कागजी कार्यवाही करना बाकी है। नकाबपोश ध्रुव को देखते हुए सायरा ने मन ही मन सोचा, आखिर ये है कौन, कहाँ से आया है और इसने अपने मुंह को नकाब से क्यों छुपा रखा है। जब बहुत कोशिश करने पर भी उसे ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, तब सायरा ने अपने पास खड़े चरक गुरु की ओर देखा और सीधे ध्रुव से पूछा, मैंने आज तक किसी ऐसे हकीम को नहीं देखा जिसके पास अपनी खुद की पहचान न हो, तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? सायरा के इस सवाल पर ध्रुव एक पल के लिए थोड़ा सा हड़बड़ा गया। मौके को संभालते हुए विदुर ने ध्रुव की ओर से थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं उसके लिए खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे तुम्हें अपना नाम भी बताना ही होगा। ध्रुव की बातों से सायरा को समझ आ गया कि वो अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तब सायरा ने उसकी नाराज़गी को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानना चाहती थी, लेकिन अगर तुम अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगी। इतना कहते हुए सायरा धीरे से मुस्कुरा दी। उसी वक्त ध्रुव की नज़र सायरा के गौरे पैर पर पड़ी। भले ही ध्रुव सायरा के सामने उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन उसे सायरा से बात करने का मन तो कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आने वाले समय में उसे सायरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती थी। ध्रुव ने अपने आप से कहा, मुझे सायरा को समझने की ज़रूरत है। वो सिर्फ एक देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक सबसे बेहतरीन नीलामी करवाने वाली एक कलाकार है। एक ऐसी कलाकार जो अगर पत्थर को भी अपने हाथ में रखकर नीलामी के लिए खड़ी हो जाए तो देखते ही देखते उसकी कीमत आसमान छू जाएगी। सायरा से बात करने के दौरान ध्रुव काफ़ी चौकन्ना था, क्योंकि वो जानता था कि सायरा तरह तरह की बातें करते हुए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता करना चाहती थी। वही जब सायरा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो उसने सीधे सीधे उसके बारे में जानने की कोशिश की। विदुर ने बड़ी ही चालाकी से सायरा और चरक गुरु के सवालों का जवाब भी दिया और खुद के बारे में उन्हें रत्ती भर भी खबर नहीं लगने दी। ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उसके साथ विदुर नहीं होता तो ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। विदुर के चालाकी से बात करने की वजह से ही सायरा को ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब सायरा भी इस बात को समझ गई कि वो अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, तो सायरा ने भी उसके बारे में अब कुछ भी पूछना बंद कर दिया। अगले की पल सायरा ने अपने पास से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला जिस पर दरबार परिवार का एक निशान बना हुआ था। सायरा ने मुस्कुराते हुए उस क्रिस्टल कार्ड को ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हो तो ना सही, लेकिन इस क्रिस्टल कार्ड को अपने पास रख लो। ये दरबार नीलामी महल का वीआईपी कार्ड है। इस कार्ड के जरिए तुम मार्कस पर किसी भी दरबार नीलामी महल से नीलामी में रखी चीज़ें खरीद सकते हो। और इस कार्ड की एक खासियत ये भी है कि इससे आपको नीलामी में खरीदी हुई सभी चीज़ों पर लगने वाले 5% टैक्स की बजाय सिर्फ 2% टैक्स ही देना होगा।
सायरा के मुंह से वीआईपी कार्ड के बारे में इतना कुछ सुनकर ध्रुव ने चुपचाप उस कार्ड को ले लिया। उसे लग रहा था कि कभी न कभी उसे इस कार्ड जरूर पड़ने वाली है। जैसे ही ध्रुव ने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ को देखकर सायरा हैरानी में पड़ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं जब भी इस नकाबपोश इंसान से बात कर रही थी तो मुझे इसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बूढ़ा इंसान होगा, लेकिन इसके हाथों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि इसके हाथों से तो ये काफ़ी जवान नज़र आ रहा है। आखिर ये माजरा है क्या? कौन है ये नकाबपोश? उसी समय इंस्पेक्शन रूम में एक लड़की आई और उसने सायरा को एक हरे रंग का कार्ड दिया। उस हरे कार्ड को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद सायरा ने उस कार्ड को ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस कार्ड में आपकी अमृतधारा औषधि की नीलामी की रकम है लगभग 40,000 सोने के सिक्के। बाकी पैसे को 2% नीलामी टैक्स के हिसाब से काट लिया गया है। उस कार्ड को हाथ में लेते ही मानो ध्रुव की सारी चिंता खत्म हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकलव्य बनने के लिए मुझे जितने सोने के सिक्कों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो अब इस हरे रंग के कार्ड में अब मौजूद है। क्योंकि अब ध्रुव के हाथों में कार्ड आ चुका था और उसके पास वहां पर रुकने की कोई और वजह नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सायरा से कहा, ठीक है, धन्यवाद। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? इस पर सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, और हाँ, अगर आप आगे भी कभी किसी भी चीज़ की नीलामी करना चाहे तो मुझे याद कर सकते हैं। इस बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और दरबार नीलामी महल से बाहर निकल गया। जैसे ही सायरा के सामने से नकाबपोश ध्रुव की छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। ध्रुव को दरबार नीलामी महल के बाहर तक छोड़कर आने के बाद सायरा वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस इंस्पेक्शन रूम में सायरा के साथ चरक गुरु और एक दूसरा शख्स भी मौजूद था। इंस्पेक्शन रूम की कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए सायरा ने कहा, चरक गुरु, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि ये नकाबपोश जो भी था वो एक अच्छा हकीम है? सायरा के इस सवाल पर बिना देर किए चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो नकाबपोश जो भी था एक बहुत ही अच्छा हकीम है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा हकीम है, क्योंकि जिस अमृतधारा को उसने तैयार किया है उसे तो मैं चाहकर भी नहीं बना सकता हूँ। तभी सायरा ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा, अगर तुम्हें उस अमृतधारा को बनाने वाला फॉर्मूला मिल जाए तो क्या तब भी तुम उस अमृतधारा को नहीं बना पाओगे? सायरा के मुंह से निकली इस बात को सुनकर चरक गुरु एकदम से चौंक पड़ा और उसने तुरंत तेज आवाज में कहा, एक औषधि का फॉर्मूला किसी भी हकीम की पूरी जिंदगी की कीमत होती है। आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? एक ऐसा हकीम जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते, उससे उसके फॉर्मूले को हासिल करने के बारे में सोचना भी दरबार परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद चरक गुरु कुछ सालों पहले की बात को याद करते हुए सायरा के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, बरसों पहले भी ओहान साम्राज्य के एक परिवार ने इसी तरह की भूल की थी। उन्होंने बाली नाम के हकीम से किसी औषधि के फॉर्मूले को लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था। बदले में बाली ने उस परिवार को खत्म करने के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों को उस परिवार के पास भेजा, जिसके बाद उस परिवार का ओहान साम्राज्य से पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया। इस पर सायरा ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, हाँ मैं जानती हूँ इस बारे में। सायरा को इस तरह बेपरवाही से बात करते हुए देखकर चरक गुरु ने अपने उसी रवैये को बरकरार रखते हुए कहा, तो फिर ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में आप क्यों सोच रही है? भले ही हमारा परिवार उस परिवार से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक रहस्यमयी हकीम को इस तरह से नाराज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए और फिर देखिए वो किस तरह से आपको तरह तरह की औषधि नीलामी के लिए बनाकर देता रहेगा। चरक गुरु की बात सुनकर सायरा कुछ सोचने लगी, लेकिन अभी भी उसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर वो ध्रुव के बारे में क्या सोच रही थी।